पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी कम्प्लेक्स बना दिया गया है। हम मल्टीपल वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए प्रॉपर्टी वी टीवी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आपको समझ आए कि रियल एस्टेट सेक्टर है क्या, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह होती है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मेरा नाम एहसन नकील है और आज हम बात करते हैं कि बैरियर टाउन जो सबसे बड़ी सोसाइटी है पाकिस्तान की, ये कैसे बनी और क्या इसके पीछे सारा थॉट बिहाइंड द थिंग है। देखिए, बैरियर टाउन की जो हिस्ट्री है वो इस हवाले से बहुत दिलचस्प है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिस तरह DHA है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी पीछे कि जिसका वो एक प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ इस तरह शुरुआत हुई कि पाकिस्तान नेवी का जो सेक्टर है उनकी हाउसिंग की नीड थी और उन्होंने कुछ इंडिविजुअल पार्टीज़ को कहा कि हमें डेवलप प्लॉट्स चाहिए अपने लोगों के लिए ना, उनको हमने हाउसिंग देनी है जैसे अदारों की नीड होती है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ कोशिश की, मलिक रियाज साहब भी वहाँ पहुँचे, इन्होंने भी इनसे मामला उनका ये हुआ कि इन्होंने कोई ज़मीन ले ली जो आज बैरिया 1 to 6 है वहाँ पे, और उनकी रिक्वायरमेंट कम थी, मलिक साहब ने जगह ज़्यादा ले ली। तो इन्होंने कहा कि फिर हम जो, अगर आप कहें तो हम प्राइवेट पार्टीज़ को, लोगों को वो हाउसिंग दे देते हैं, प्लॉट दे देते हैं, वो घर बना लेंगे। तो उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, आप दे सकते हैं। बस यहाँ से बैरियर टाउन का आगाज़ हुआ और फिर शुरू का जो टाइम था वो इस तरह से था। मलिक साहब, जैसे हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, मलिक साहब एक एक कस्टमर को खुद डील करते थे। और जैसे सफारी विलास वहाँ बन रहे थे और शुरू के प्लॉट्स भी थे, तो एक एक पार्टी को खुद डील करते थे वहाँ पे। और उन्होंने हैट सा एक पहना होता था उस वक्त, तो वहाँ उनका एक ऑफिस था छोटा सा जहाँ पे वो होते थे, और स्टाफ भी था थोड़ा बहुत, लेकिन वो पर्सनली हर बंदे के साथ डील करते थे कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए और उसको किस तरह से वो करे। तो उनकी जो लोगों के साथ जो डीलिंग थी, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से बैरियर टाउन का आगाज़ इस तरह से हुआ कि जब वो, जैसे आज हम कस्टमर देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में पैसा बहुत है, ओवरसीज़ के पास पैसा बहुत है, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है ही नहीं। लोग इसमें यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि हम कस्टमर को डील करते हैं, हमें पता है कि उनका कितनी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। तो मुझे लगता है कि मलिक साहब को उस वक्त लोगों से डील करते हुए समझ आई होगी कि यार ये कितना बड़ा शोबा है और कितनी बड़ी लोगों की हाउसिंग की नीड है और उसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। और उस वजह से उन्होंने जब लोगों से और फिर ये इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों को समझ आती थी कि लोगों के पास क्या क्या उनकी नीड है। एक्चुअली ये था कि उस वक्त हाउसिंग को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बिज़नेस नहीं था, या लोग इस तरह से ज़्यादा क्यूरियस नहीं थे जितना आज है। कि आज लोग समझ गए हैं कि भाई माजी में जिन लोगों ने ये चीज़ें ख़रीद ली थी, आज कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो फ़ायदे में रह गए, वो वेल्दी हो गए। तो एसेट्स की या रियल एस्टेट की वर्थ क्या है, लोग बहुत ज़्यादा लोग समझ आई, उस वक्त नहीं थी शायद, इस वजह से उनको बहुत टाइम लगा उसको करने में। फिर जो डेवलपमेंट वर्क था उसको भी करने में। लेकिन ये है कि अच्छा, कहा जाता है कि एक घर बनाते हैं तो आपकी 2-4 साल उम्र कम हो जाती है। बैरियर टाउन में देखें, यहाँ तो लाखों घर बने हुए, तो इसको उन्होंने कैसे इमेजिन किया होगा, कैसे विजन किया होगा उस टाइम पे? देखिए, एक्चुअली इसमें मुझे एक और समझ आती है कि जो बंदे का अगर शौक हो ना, रुझान हो, नेचुरल रुझान हो, तो फिर उम्र कम नहीं होती। उम्र इसलिए कम होती है कि जब घर बनाते हैं तो आपको प्लम्बर तंग करता है, मिस्त्री तंग करता है, आपको आर्किटेक्चर मतलब तंग करता है। तो जी हर फीलिंग वाला चला जाता है हफ्ता। हाँ, तो उसमें कि बंदा जो ना वो खपता है कि यार ऐसा। लेकिन बैरिया का जो मॉडल था वो ये था कि इन्होंने शुरू में विलास तो बनाने शुरू किए, लेकिन बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें प्लॉट्स जो है ना वो लोगों को देने चाहिए और खुद वो हाउसिंग वो खुद घर बनाए। उसमें एडवांटेज ये था कि इनके पास कुछ पार्टियां थी जिनके पास बहुत अपनी ज़मीन थी या वो ज़मीन वाला शोबा हैंडल कर सकते थे, तो इन्होंने उनको ऑन बोर्ड ले लिया। और दूसरी तरफ हबीब रफ़ीक ग्रुप जो है वो इस तरह के लोग थे जो कि डेवलपमेंट का काम करते थे, तो उनको सबलेट कर दिया काम। अब देखिए ना, एक तरफ ज़मीन भी लोग जो है ना लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक सेटअप बन गया था ना, पैसा मतलब जब उन्होंने देखा कि रिक्वायरमेंट है, फिर उन्होंने लैंड बाइंग करनी। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये 1000 रुपये या 1500 के ऊपर कनाल जगह खरीदी गई थी 25-30 साल पहले। तो अब आप देखें कि आज यहाँ पे 22 करोड़ का कनाल बिक रहा है और किस तरह की जगह डेवलप होगी। तो वो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया कि यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, फिर उन्होंने जब देखा कि लैंड जो है वो बहुत अर्जा कीमत में मिल सकती है और फिर लोग मौजूद है कि जो मुझे लैंड प्रोवाइड करेंगे, फिर तो ये था ना कि हर बंदा जिसके पास अगर कोई 1000, 2000, 5000 कनाल है वो बैरियर टाउन आ जाता था कि मेरी ज़मीन आप खरीद लें, क्योंकि वो ज़मीन का उस वक्त लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि क्या चीज़ बन सकती है। तो इन्होंने ज़रा जल्दी वो कर लिया, तो इस वजह से इन्होंने इस मास स्केल के ऊपर जो है ये काम किया। और फिर जब
फिर इनके पीछे अज़ाइम ये थे, जैसे जितने भी मोनूमेंट्स बने हुए हैं, जितनी भी अच्छी जगह बनी हुई है, उन्होंने कहा जी सिंपली मैं बाहर जाता था, वहाँ से मैं देखता था, और वो उसका रेप्लिका जो फ्रांस का खंबा है उसको आप देखें तो फ्रांस, वो आप किसी भी अच्छे कारीगर हुनरमंद कारीगर जो आपको उसका रेप्लिका बना के दे सकते हैं। तो ये था। और मतलब असल में जो कामयाबी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सिंपल होती हैं। अगर आप उनको सिंपलीफाई रखें तो कामयाबी मिल सकती है। अगर आप उनको खुद कम्प्लेक्स करते जाएं, जैसे आज की जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बेचने वाले हैं वो चीज़ों को बहुत कम्प्लेक्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मास स्केल पे फॉर्म बेच दिए हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे कर दी है। जिन लोगों ने ले लिया उनको कुछ नुकसान ही नुकसान है। बहरिया की तो फायर भी लोग लेके तो फ़ायदे में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे ना, क्योंकि अपने ब्रांड को वो किया हुआ था ना, तो उन्होंने तो ब्रांड का सत्यानाश कर दिया। अब कोई भी चीज़ प्रॉफिट पे नहीं है। बहरिया के केस में ये था। और फिर ये कि ना देखिए, किसी भी काम में आप जब नए होते हैं, शुरू में होते हैं, तो वो आपको बड़ा एडवांटेज होता है। और फिर अगर आप उसमें जिम्मेदारी अपनी फील करें, जैसे बहुत दफ़ा चांस आए थे, क्योंकि हम देखते रहे कि मीडिया में चीज़ें आती थी कि मलिक साहब को कोई गिरफ्तार करेंगे, कोई कुछ करेंगे। हालांकि जिस वक्त उन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया था और बड़ी आसानी से वो पाकिस्तान छोड़ के भी जा सकते थे, लेकिन उनका जो फोकस था वो ये नहीं था। ठीक है ना, लोग ये समझते थे, आज भी लोग ये समझते हैं, लेकिन वो समझते रहे। अब आप देखिए कहाँ तक बहरिया बन गया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। आप सोचे तो आप एक बंदा सोच के ही हैरान होता है कि भाई ये कैसे हो गया और कितना काम हो गया। तो ये इस वजह से हो गया कि उनका जो नीयत थी वो ये भागने की नहीं थी, वो नीयत ये भी नहीं थी कि भाई लोगों से पैसा लेना है। और उनकी नीयत थी कि भाई उतना पैसा उनको तो रिक्वायर्ड था। सारी बात है, एक बंदा जिसकी कोई हाउसिंग की कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियली इतना बहुत वेल्दी है कि जिसने काम शुरू किया। एक छोटा सा बिजनेसमैन थे, वहाँ से उन्होंने किया, लेकिन सोच थी कि यार ये चीज़ करनी है और ये दुनिया को रिक्वायर्ड है, और पाकिस्तान में भी उस तरह की हाउसिंग। देखिए यहाँ एक और सोचने की बात है कि अगर इंसान की सोच अच्छी बड़ी हो तो वो कुछ भी हो सकता है। मलिक मराज खालिद मरहूम इनके साथ शुरू में इन्वॉल्व थे चीज़ों में कि भैया किस तरह से इसको मैनेज करना है, और बहुत सारे लोग थे। मलिक साहब का ये था ना कि जो अच्छा बंदा था वो उसको ऑनबोर्ड कर लेते थे, बंदों की अहलियत का पता था, काबिलियत का पता था, ये चीज़ें उनमें जो भी लोग हैं वो बताते हैं, तो वो ये चीज़ें थी। तो बहरहाल अगर आपका मकसद ये हो तो वो हो सकता है। तो बहरिया टाउन बुनियादी तौर पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट था एक शख्स का जिनका नाम मलिक रियाज है। तो उन्होंने उसको उस तरह से कंसीव किया और फिर उस तरह से एग्जीक्यूट किया, और फिर जब इन्वेस्टमेंट मॉडल इस तरह का क्रिएट किया तो उसमें फिर लाखों लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया। अगर आज गवर्नमेंट भी करना चाहे तो गवर्नमेंट भी ये कर नहीं सकती जितना ये हो चुका है। देखिए गवर्नमेंट का तो प्रॉब्लम ये है ना कि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, देखिए इस वक्त लाखों अरबों रुपया सालाना नुकसान करते हैं। क्या पाकिस्तान रेलवे, पीटीवी, रेडियो, पाकिस्तान स्टील, ये जितने भी पीआईए, जितने भी अदारे हैं, क्या अगर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो काबिल हों, जो रन करती हैं अदारे, मेजॉरिटी तो सियासी भर्तियाँ होती है, नाअहल लोगों को होती है ना। प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप काबिल और अहल लोगों को काम देते हो। उधर तो आपकी क्वालिफिकेशन ही यही है ना, आपकी ज़ात, रंग, नस्ल, इससे कोई किसी को सरोकार नहीं है। अगर आप चीज़ें कर सकते हैं तो बस आप उस काम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका उस काम में आपकी वैल्यू अहमियत रहेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई सिफारिश वाला चक्कर तो है ही नहीं ना इसके अंदर, क्योंकि आपने चीज़ों को टाइमली डिलीवर करना होता है, और वही लोग कर सकते हैं जो काम साथ कमिटमेंट रखते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो तो फेल है हर हवाले से, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप सवाल ये बनता है यहाँ पे कि क्या और कोई मलिक रियाज या बहरिया टाउन जैसा आज बन सकता है? तो जवाब यह है कि बहुत मुश्किल है। वो इस वजह से मैंने अर्ज़ किया ना कि जो एक बीच का पीरियड था उसके अंदर इन्होंने वो साबित कदम रहे, सोचे इतने पाकिस्तान में तो आपको पता जो भी हुक्मरान आता है तो वो ऐसे बंदों को से फ़ायदा उठाने के लिए जो भी कुछ भी कर सकता है, किसी लेवल पे जाता होगा, और ये भी उनको भी ब्राइब भी करना पड़ता है ना, उनको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। तो वो अब शायद जो है ना कोई किसी की इतनी कमिटमेंट भी नहीं है या कोई इतना वो भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब दूसरा ऊपर से ये हुआ है कि हर दूसरा चौथा बंदा जो है ना वो इस काम में इन्वॉल्व हो गया ना। इस काम की जो एक प्रेस्टीज थी वो नीचे हो गई है। अब प्रेस्टीज नहीं रही तो आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट लोग कैसे आएंगे? वो जो बेचारे गरीब गुरबा जिनको समझ नहीं आती वो इनकी फाइलें ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है बेचारों को। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन यही बताने की कोशिश करते हैं कि आम बंदा फंसे ना। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ख्यालों में दिखा रहे हैं वो एडों में दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के अंदर तो वो दिख सकती है,
ऑन ग्राउंड है वो बन नहीं सकती, और उनको 50 साल लग जाएंगे वो बनाते हुए। ये भी कहा जाता है कि बैरियर टाउन की भी कोई लाखों की तादाद में फाइलें जो कि डिलीवर करने वाली हैं, जो भी प्लॉट नहीं बने। देखिए, अगर इनकी लाखों में फाइलें डिलीवर करने वाली हैं तो दूसरों की मिलियंस के अंदर होंगी। आप देखें ना, काम की जो एक सेंसिटिविटी है उसको आप देखें तो उनकी तो मिलियंस के अंदर होंगी, आप सोचिए। तो फिर आप देखें, ये तो फिर लाखों में जो फाइलें हैं उनको डीएचए और बैरियर दे ही सकता है। उसकी वजह ये है कि इनके पॉकेट्स में इनके पास लैंड भी होंगी, उनको वहाँ वो आबाद कर सकते हैं, या कोई नया सोसाइटी लॉन्च करेंगे तो उसको मर्ज कर देंगे। यानी एक मतलब ये है कि एक एग्जिस्ट करती हुई चीज़ के अंदर कोई चीज़ें करना आसान हो जाता है या सहूलत हो जाती है, और बिल्कुल ज़ीरो से जो मिलियंस ऑफ फाइल्स बेच दी हैं लोगों की, उनको कौन कब वो करेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो द बैरियर टाउन की जो हिस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता कि वो चीज़ें ओवरनाइट हो जाएंगी, ये भी नहीं हो सकता कि आसानियाँ बहुत होंगी आपको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा हो कि आपको आने वाले जो हालात हैं, नामसाइब हालात जो है, वो इतना मैटर ना करे और आप अपने ताई फोकस होके काम करते जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। तो अब आप कोई भी आके जब बैरिया को देखता है, बैरिया के जो सारे प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ शहरों में देखता है, तो वो डेफिनेटली उस नतीजे में पहुंच जाता है कि यार ये कोई काम जो है कि किसी सिस्टम के तहत हुआ है, किसी ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, और इस वजह से आज ये इस लेवल पे चीज़ें हमारे सामने मौजूद है, जो कि बैरिया के अंदर लाखों लोगों का करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों लोगों का डायरेक्टली रोज़गार जो वाबस्ता है वो बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट के साथ है। तो आप सोचिए, इससे बड़ी खिदमत मुल्क की हो नहीं सकती। अगर ये एग्जिस्ट ना करता होता वेंचर, आप सोचिए तो किधर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके थे, कहाँ लोगों को हाउसिंग दे सकते थे, कोई क्या आलम होता, मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल क्या होती है, आप सोचिए। वही होता जिस तरह से वो चल रहा है, जिस तरह ये सरकारी अदारे तबाह हो गए, वहाँ पे लोग जो है वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, और अदारे भी नुकसान में हैं, अरबों रुपया गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। तो ये जो बैरियर टाउन है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा केस स्टडी है, जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट कि हम और चीज़ें आपके सामने लेकर आए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।